नमस्कार, आप देख रहे हैं बात पे बात। मैं चंदन सिंह। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जब जानकारी छिपाई जाती है तब सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि दाल में कुछ काला है? मित्रों, दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है, ये सवाल है। अपनी ही बातों से कोई कैसे हट सकता है? प्रधानमंत्री जी साफ साफ जब चुनावी रैलियां कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि दिल्ली की सरकार जो है आंकड़े साबित नहीं कर रही है, आंकड़े सामने नहीं ला रही है। अब आज पीएम केयर फंड पे जब सवाल उठा है, पीएम केयर फंड जब उन्होंने बना दिया है और जनता उसमें डोनेशन कर रही है, फिर आखिर उन्होंने क्यों जो है वो सरकार को अपने आंकड़े नहीं बता रहे हैं? सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर सरकार को आंकड़े बताने में उनकी समस्या क्या है? पीएम केयर फंड को एक ट्रस्ट के रूप में बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी क्या थी? आखिर उन्होंने क्या सोच के पीएम केयर फंड बनाया, जबकि पीएम रिलीफ फंड जो है पहले से था और पीएम रिलीफ फंड जो है उस समय से बना हुआ है 1947 से, और आज भी जो वो काम कर रहा था। फिर जाकर ये सरकार को बनाने की क्या ज़रूरत थी? अमित शाह जी को तो आप देख ही रहे हैं, देश के गृह मंत्री, जो कि कुछ भी कभी भी कुछ भी बोलने नहीं आते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है जनता के लिए वो कुछ भी बोलने आते हैं, और प्रधानमंत्री जी भी, उनका भी यही हाल है। कभी भी जनता को बस ऑर्डर देने के लिए आते हैं, कभी भी जनता की बातें सुनने नहीं आते, उनके सवाल का जवाब देने कभी नहीं आते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक मैं फ़ोटो रखना चाहूँगा, आप उसको देखिए। इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि पीएम केयर फंड जो है एक तरीके से ट्रस्ट है, और इस ट्रस्ट के कौन अध्यक्ष है और कौन मेंबर है, ये जानकर आपको बहुत ताज्जुब होगा, क्योंकि इस ट्रस्ट का जो है अध्यक्ष जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके 3 सबऑर्डिनेट मेंबर्स हैं, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, और उसके साथ साथ अमित शाह जी और राजनाथ सिंह। ये सारे लोग जो हैं इससे पीएम केयर फंड ट्रस्ट के जो हैं मेंबर्स हैं, और इन्होंने मिलकर जो है ये ट्रस्ट बनाया, और इसको जो है आरटीआई और कैग इन दोनों से उन्होंने बाहर रखा। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर मैं एक और फोटो रखना चाहूँगा। इसमें आरटीआई किया हुआ है। आरटीआई जब फाइल किया गया और सरकार के तरफ से, सरकार के मंत्रालय की तरफ से आखिर हमें क्या जवाब मिला, आप इसको देख सकते हैं। आपने इस जवाब में आप साफ साफ देख सकते हैं कि सरकार आखिर किस तरह जवाब दे रही है। मंत्रालय का सीधा सीधा कहना है कि पीएम केयर फंड जो है किसी भी तरीके की पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यानी कि इससे साफ साफ जाहिर होता है कि पीएम केयर फंड से रिलेटेड कोई भी बंदा, कोई भी देश का नागरिक जो है वो सवाल जवाब नहीं कर सकता है, उसको आंकड़े नहीं बताएंगे, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। आरटीआई के तहत ये कहा जाता है कि आरटीआई जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जनता के लिए बनाई गई थी, और आरटीआई में सभी सरकारी नीतियों को सिक्योरिटी से रिलेटेड छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को हम जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आखिर पीएम केयर फंड से हम जानकारी क्यों नहीं ले सकते हैं? सरकार उसके आंकड़े क्यों नहीं साबित कर रही है? पीएम केयर फंड बनाने के पीछे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम इस फंड को बना रहे हैं। हम इस फंड से कोरोना से पीड़ित मजदूरों को, देशवासियों को जो है हम बचाएंगे। उनका ये भी कहना था कि पीएम केयर फंड से हम रिसर्च में मदद करेंगे। भारत की आज जो स्थिति है, कोरोना वायरस की जो स्थिति है, आप सामने देख सकते हैं। कोरोना वायरस जो है 2 लाख से ज़्यादा पार हो चुका है।
आज आंकड़े बहुत ही बुरे तरीके से जो है सरकार के सामने हैं। मुझे तो ये लगता है कि आखिर ये पीएम केयर फंड बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, क्योंकि उनका पैसा ना अभी तक वापस आया, ना अभी तक उन्होंने किसी तरीके से कोई भी काम अगर किया हो पीएम केयर फंड से, उन्होंने पैसे निकाल के किसी को दिया हो, किसी भी काम में लगाया हो, तो उन्हें सरकार को सामने रखना चाहिए। क्योंकि हमें तब तक तो यही लगेगा कि पीएम केयर फंड का कोई जो है हिसाब किताब नहीं है, पीएम केयर फंड कुछ भी नहीं कर रहा है। आप पैसे जमा कर रहे हो, आप पैसे जमा करने के बाद जो है उसे रखते जा रहे हो। आखिर किस दिन के लिए रख रहे हो? आपकी जनता परेशान है, आपकी जनता भूख से मर रही है, आपकी जनता इकोनॉमी डाउन हो चुका है, आपकी जनता के पास कारोबार नहीं है। हर तरीके से जो है जनता मिडिल क्लास से लेकर तबके नीचे तबके के सभी तरीके के लोग जो है परेशान हैं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? आप कब इस्तेमाल करोगे? जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब आप पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करोगे। पीएम केयर फंड ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं अपनी पार्टी को जो है सपोर्ट करने के लिए बना रहे हो। मुझे तो यही लगता है कि आप जो है घोटाला करने जा रहे हो। घोटाला है एक तरीके का, पीएम केयर फंड एक घोटाला साबित होगा फ्यूचर में। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो देश के नागरिक जागरूक हैं, देश के नागरिक को जवाब देना चाहिए। आप जो है सामने आइए और सामने आकर जवाब आपको देना चाहिए। अभी आपने कहा कि आपने अपने स्पीच में कहा था कि जो है पीएम केयर फंड रिलीफ के लिए है, तो मैं आपके सामने एक वीडियो रखना चाहूँगा। इस वीडियो में आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि आखिर आपने क्या रिलीफ दिया है लोगों को, लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, जनता कैसे मजबूर हुई, जनता कैसे परेशान है, आप देख सकते हैं। गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है, ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से लोग जो है परेशान हैं, लोगों को कुछ नहीं मिला है। 500 रुपये आपने दिया, 1500 रुपये किसी राज्य ने दिया, किसी राज्य ने 2000 रुपये दिया, उससे 3 महीने की जो है राशन पानी कैसे आएगी? कैसी मिडिल फैमिली में 5 लोग 4 लोग मिनिमम होते हैं। अगर उन लोगों की खर्चा की बात की जाए तो उनको 500 रुपये में और 1000 रुपये में क्या होने वाला है? आपने ऐसा क्या कर दिया? सरकार जो है जनता के लिए आखिर क्या कर रही है? सरकार अगर आप देखें तो सरकार ने जो है इस हिसाब से कुछ भी नहीं किया है। लोग परेशान हैं, ट्रेन जो है लेट चल रही है, 40 घंटे लेट, 36 घंटे लेट, 4 दिन लेट, 6 दिन लेट, तरह तरह की परेशानी। कई लोग मारे गए, कई लोग जो है भूखे मर गए, कई लोग जो है ट्रेन में मारे गए, तरह तरह के एक्सीडेंट हो गए। भारतीय जो है इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़राब हो गई। इन सब के पीछे सरकार का क्या जवाब है? सरकार तो कुछ बोल नहीं रही है। सिर्फ सीतारमण जी आकर उन्होंने सीधा 2 लाख 20 लाख करोड़ का जो है ऐलान कर दिया जनता के लिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इसकी कुछ नहीं है। ये चीज़ अभी भी देखने को आपको मिलेगी और आने भी आपको देखने को मिलेगी। मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ। पीएम केयर फंड, इससे पहले भी एक फंड हुआ करता था पीएम रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राहत योजना। इसको पीछे बनाने के कारण था कि 1947 में जब हमारे देश के लोग पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे तो उस समय लोग जो है काफ़ी परेशान थे, गरीबी थी, मजबूरी थी, लोग के पास घर नहीं थे, खाना नहीं था। तो उस समय हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने जो है इसको शुरुआत किया था। पीएम केयर फंड के पहले जो है पीएम रिलीफ फंड बनाया गया था, और पीएम रिलीफ फंड जो है उस समय यही काम करती थी, जिसका आरटीआई भी होता था, और जिसका आरटीआई तो अब स्टार्ट हुआ है, जिसका कैग भी होता था, जिस पे सरकार और जनता जो है सवाल भी कर सकती थी, उसे जो है उसके बारे में जान भी सकती थी। लेकिन आज जो पीएम केयर फंड जो बना है, जो ट्रस्ट बना है, एक तरीके से ये सरकारी तो है ही नहीं, पूरी तरीके से ट्रस्ट आपने बनाया हुआ है। सरकार में बैठकर आप ट्रस्ट बना रहे हो और आप पीएम केयर फंड से जनता से पैसे ले रहे हो, और लेने के बाद आप उनको जवाब तक नहीं दे रहे हो। ये एक तरीके से अमानवीय और एक तरीके से एक घोटाला का संकेत है। आने वाले समय में एक तरीके से ये घोटाला साबित होगा। जनता को जो है इसको समझना चाहिए। उस समय जब 1947 में जब लोगों को पाकिस्तान से आना पड़ा था, उस समय भी उनके साथ कई तरीके की मजबूरी थी। उन्हें जो है भीड़ देखने को मिला था। उस समय और आज के समय में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उस समय भी लोगों ने भीड़ था, उस समय भी लोगों के पास मजबूरियाँ थी, उस समय भी लोग जो है पलायन ही कर रहे थे। और आज के डेट में आज हमें
कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया उससे लड़ रही है, आज भी जो है लोग पलायन कर रहे हैं। तो दोनों में हम समानता देख सकते हैं। आज हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि उस समय जिस तरीके से हैंडल किया गया, आज क्या उस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। आज अगर आप कोरोना वायरस की संख्या को कम नहीं कर सकते हो, आज आप पहले आपने शुरुआत में लॉकडाउन किया, जब संख्या हमारे पास 1000 से भी नीचे थी, तब आपने लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन करने के बाद आज जो है 2-2.5 लाख जो है संख्या बढ़ चुकी है, तो आप अनलॉक 1 लॉन्च कर दिए। ये किस तरीके की राजनीति है। आप जो है जब शुरुआत में ही जब देश को संभाल नहीं पाए, तो आज आप जो है किस तरीके से संभालने की जो है दावा करते हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों की इकोनॉमी खराब है, और अब तो आप हेल्थ की भी कुछ ध्यान नहीं रख सकते हो। अभी सामने में जो है पूरी राज्य, अलग अलग राज्य, मैं सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं बोलना चाहता हूँ, अभी कुछ देर पहले एक वीडियो सामने आई थी दिल्ली गवर्नमेंट की, वहाँ पे भी हॉस्पिटल का कुछ ऐसा ही हाल है। अन्य राज्यों में बिहार हो गया या फिर उड़ीसा हो गया या कांग्रेस की सरकार हो गई, कहीं भी कोई भी राज्य, पूरा देश सेफ नहीं है। हर जगह कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे कौन जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवारी लेगा? जनता मजदूर मर रही है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। पीएम केयर फंड का हिसाब देना पड़ेगा। जब तक आप सामने नहीं रखोगे, तब तक ये साबित नहीं हो पाएगा कि आखिर आपने पीएम केयर फंड का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हो। आपके स्क्रीन के सामने मैं एक और फोटो रखना चाहूँगा, आप इसे देखिए। इस स्क्रीन में आपको ये पता चलेगा कि इस फोटो में आपको ये दिख रहा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से ये कहा कि आप जो है पीएम केयर फंड के आंकड़े हमारे सामने रखो। सरकार ने इतनी जलील तरीके से, इतनी बेकार तरीके से जो है पहुंच गए, अपने ऑडिटर जनरल को भेज दिया उन्होंने, और भेजकर जो है आप जवाब दे रहे हैं कि पीएम केयर फंड जो है आरटीआई के अंदर नहीं आता है, पीएम केयर फंड कैग के अंदर नहीं आता है। अरे आपको परेशानी क्या है? आप जनता के सामने क्यों नहीं रख रहे हो? जनता के सामने रखने में आपकी परेशानी क्या है, ये जनता नहीं समझ पा रही है, ये जनता को आप बताइए। अब मैं आप सभी लोगों के ऊपर ये सोच छोड़ना चाहता हूँ। आप सभी लोग ये सोचिए कि आखिर ये पीएम केयर फंड बनाने के पीछे कारण क्या था, और क्या पीएम केयर फंड को बनाने का जो कारण है वो आज साबित हो पाया है या नहीं हो पाया है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप समझिए कि पीएम केयर फंड क्या षड्यंत्र है या फिर कर्तव्य है। आप सभी जागरूक नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत हमारा है और हम सभी जो है इसके नागरिक हैं, तो हम सभी को ये चीज़ सोचना जरूरी है। आज बातों पर जो है डिस्कशन करेंगे आज के हमारे इस बात पे विवाद के खास कार्यक्रम डिबेट में, जो कि पावर्ड बाय युवा की आवाज़ राष्ट्रीय संस्था के द्वारा चलाई जा रही है। आज के इस हमारे एपिसोड में, इस डिबेट में जो है अभिषेक राय बीजेपी युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी हैं पटना बिहार से, और हमारे दूसरे गेस्ट हैं मुश्ताक भट्ट, सोशल एक्टिविस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो आज हम इन दोनों लोगों से बात करेंगे पीएम केयर फंड के ऊपर। तो सवालों का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोनों लोगों का जो है स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा युवा की आवाज राष्ट्रीय संस्था में, इस बात पे विवाद प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आज का जो मुद्दा है पीएम केयर फंड के ऊपर आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। और सबसे पहला सवाल जो है, आखिर पीएम केयर फंड को जो है उसकी आंकड़े जो है सरकार देश की जनता के सामने क्यों नहीं रख रही है? अभिषेक जी, मैं आपका इस पर राय चाहूंगा। जी देखिए, पीएम केयर फंड जो है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी फंड जो है, इस फंड को स्पेशली हेल्थ इमरजेंसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाइडेंस में बनाया गया है। ये इस फंड को स्पेशली जो है कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को बनाया है। बात रही कि प्रधानमंत्री इस चीज पे आंकड़े क्यों नहीं देते, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट में प्रधानमंत्री के साथ साथ 3 यूनियन मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, इसके बाद कुछ इमिनिएंट पर्सन, कुछ नोबल पर्सन भी हैं। और जहां तक आंकड़ों की बात रही चंदन जी, तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने इसकी ऑडिट की भी पीएमओ पे वेबसाइट पे अपलोडेड की है कि इसकी ऑडिट जो है किसी भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होगी। तो जो भी हमारे विरोधी दल है इस चीज के लिए निश्चिंत रहे कि उन्हें इसके आंकड़े पर्याप्त मिलेंगे। जी, तो सबने ये जवाब दिया है कि जो है ये कैग और आरटीआई।
तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि जो है आखिर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जो है इसकी जवाब दी जाएगी? आरटीआई के अंदर तो सुनने नहीं आती है ट्रस्ट बनाना। नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है इस तरीके के ऑडिट कराने के लिए परमिशन जारी करें, क्योंकि अभी पूरा देश जो है कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ रहा है और हमारा पीएम केयर्स इसमें एक बहुत बड़ा योगदान के रूप में काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि एक सही समय है कि इसकी ऑडिट की जाए तुरंत। जी हाँ, बोल सकते हैं। हाँ तो सर, सवाल जो आपने सुना, इसी सवाल को मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? में पार्टिसिपेट करने का, तो जो जहां तक आपके प्रश्न का ताल्लुक है, सबसे पहले इस चीज में मैं ये बताना चाहूंगा कि एक सवाल जहन में पैदा होता है, अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके पास ऑलरेडी एक फंड अकाउंट सेटल होता है जिसे हम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कहते हैं, तो क्यों कर क्या वजह हुई कि आपको एक नया फंड है वो क्रिएट करने की, जो हमारे मोदी जी ने 28 मार्च को लॉन्च किया, अनाउंसमेंट उसकी की। तो अब दूसरी बात इसमें यह है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो होते हैं, इसकी शान यही है कि संतरी से लेकर मंत्री तक इसमें अकाउंटेबल होता है और हर एक को इसमें जवाबदेही होती है, हर एक को जवाब देना होता है। अब अगर आप एक आरटीआई, जब आपको एक एप्लीकेशन या आपको लोग पूछते हैं कि आप इस चीज के बारे में बताइए और आप उस चीज को बिल्कुल इनकार करते हो या आप उन आंकड़ों को सामने नहीं लाते हो, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ आप ही पे नहीं बल्कि उस डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी एक सवालिया निशान पैदा करता है। तो जी सर, जी बताए सर आगे। आपदाओं से लड़ने के लिए हुआ था, स्पेशली जैसे जितनी आपदा है, नेशनल डिजास्टर वगैरह हो गया, भुखमरी, ये सब जैसी संस्था, तो उस समय में भी पीएम एनआरएफ का गठन जो हुआ था उसमें कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बाकी मेंबरान भी थे। और जहां तक जी बिल्कुल, वो कंटिन्यू 1985 तक वो कंटिन्यू पीएम एनआरएफ में कांग्रेस के अध्यक्ष 1985 तक कंटिन्यू काम किए। उन्होंने भी इस चीज की स्टार्टिंग पीरियड्स में कोई भी ऑडिट या किसी भी तरीके का कोई भी ब्यौरा जो है किसी को नहीं दिया गया था। उसमें एक चेयरमैन जो थे प्रधानमंत्री, इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष, इसके बाद उप प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी अधिकारी थे, एक टाटा का भी ट्रस्टी था। तो मुझे नहीं लगता कि मुश्ताक भाई को इसमें कोई आपत्ति होना चाहिए कि हमारे जो ट्रस्टी हैं वो यूनियन मिनिस्टर है, क्योंकि पीएम एनआरएफ के भी जो ट्रस्टी रहे हैं वो यहाँ तक कि ये तो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन पीएम एनआरएफ के में भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे शामिल थे। जी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पीएम केयर फंड जो बनाने के पीछे कारण था कि कोरोना वायरस से जो लोगों को जो है रक्षा की जा सके, बचाई जा सके। लेकिन जैसा कि स्थिति आप देख रहे हैं, देश में कई जगह पे लोग भूखे मरे और कई जगह पे लोग ट्रेनों से कट कर मरे और बहुत सारी जो लोगों की पलायन हुई, मजदूर जो है एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, उनके रिलीफ के लिए क्या पीएम केयर फंड ने कितना ज्यादा जो है इस्तेमाल किया गया उसमें? इसकी तो आंकड़े, नोवेल कोरोना वायरस महामारी जो है सिर्फ भारत देश में ही नहीं, पूरा का पूरा विश्व इससे परेशान है। लगभग जितने भी देश है, हर एक देश की जीडीपी बहुत तेजी से गिरी है, अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट हुई है। और इस अर्थव्यवस्था की चोट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने जो पीएम केयर बनाया, इसके साथ साथ 20 लाख करोड़ जो है, जो कि मैं मानता हूं कि सिर्फ अमेरिका के बाद भारत ही दूसरा ऐसा देश है जिसने अपनी सबसे बड़ी जीडीपी यानी 10% जीडीपी को लोगों के लिए कंट्रीब्यूट किया है। जी, तो कहीं ना कहीं इस चीज से सभी कोई परेशान थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हम लोग बहुत अच्छे से इस कोविड-19 से निपटने का काम कर रहे हैं। लगभग हमने एमएसएमई जैसे जो लघु उद्योग है उनको भी दोबारा ओपन करने के लिए, जो बंद इंडस्ट्रीज हैं उनको भी दोबारा ओपन करने के लिए बहुत सारे फंड मुहैया कराए हैं। इसके साथ साथ जो है अभी हमारे प्रधानमंत्री का जिस तरीके का एक मुहिम चल रहा है कि लोकल से वोकल, तो इसमें हम लोग जो लोकल जिन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है इस नोवेल कोरोना वायरस में, तो उनको उठाने के लिए भी हम लोग दिन रात प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी और मुश्ताक जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम को दिया। और आज मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि आगे भी आप लोग हमारा इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये पीएम केयर फंड जो सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बनाया, ये जनता के लिए बनाया, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया, जनता के ही पैसों को लेकर बनाया। जब जनता का पैसा है और जब जनता ही दे रही है, जनता ही डोनेशन कर रही है, तो फिर आखिर आप सरकार जो है इसके आंकड़े क्यों नहीं दे रही है? सबसे पहली रीज़न तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप पीएम केयर फंड को बनाने के बाद उसका इस्तेमाल आप किस सेक्टर में कितना किए हो या कर रहे हो। अगर आप इंटरनल वे में कर रहे हो तो मानते हैं आपने आंकड़ा नहीं दिया, तो आप इंटरनल वे में कुछ तो कर रहे होगे, तो आप क्या कर रहे हो इसके सामने आप ये चीज़ को जो जनता के सामने आपको रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो इसे एक घोटाला कहा जाएगा, इसे एक घोटाला साबित किया जाएगा, क्योंकि आप ये एक तरीके से सरकार का एक घोटाला हो सकता है फ्यूचर में। तो मैं आज सभी देश के सम्मानित जागरूक नागरिकों से के ऊपर ये छोड़ता हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर पीएम केयर फंड बनाने के पीछे नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना बातें रखी थी, जो अपनी बातें कही थी, क्या वो कारगर साबित हुई है या नहीं हुई है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या यह सरकार का षड्यंत्र है या फिर ये एक कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे मैं आपसे एक और बात साझा करने जा रहा हूँ। युवा की आवाज़ राष्ट्रीय संस्था की इस प्रोग्राम बात पे विवाद में हम हमेशा जो है अपने युवा वर्ग के लोगों को मौका देना चाहते हैं कि वो हमारे सामने, जनता के सामने, देश के सामने आए और कुछ बोले। तो जो भी युवा दर्शक इस वीडियो को देख रहा है वो हमारे ईमेल आईडी पे जो है, जो भी इच्छुक हैं, जो हमारे इस अगले बात पे विवाद प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, वक्ता के रूप में बोलना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। हमारा ईमेल आईडी है ngovoiceofyouth@gmail.com। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ngovoiceofyouth@gmail.com। इस पे आप हमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर भेजें और हम आपकी संस्था के थ्रू, हम अपनी संस्था के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहूँगा। सब हमारी संस्था जो है, युवा की आवाज़ संस्था, लगातार जो है युवा वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करते आ रही है। हमेशा से हम लोग जो है स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम, कुछ ना कुछ उनके लिए हम करते आ रहे हैं। शिक्षा का जो है प्रगति के लिए, उनके ज्ञान के प्रोत्साहन के लिए सरकार और जनता के सामने हम उसको रख सकें, इसके लिए हम हमेशा निरंतर कोशिश प्रयास करते आ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो है युवा की आवाज़ राष्ट्रीय संस्था ने तृतीय राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का ऐलान किया है। हम ये घोषित कर चुके हैं और आप सभी लोगों से, जितने भी लोग हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि जो भी किसी भी क्लास का हो, स्टूडेंट हो, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का स्टूडेंट हो, या फिर कॉलेज का स्टूडेंट हो, या फिर ग्रेजुएशन कर रहा हो, पीएचडी कर रहा हो, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। अगर वो निबंध में भाग लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल मुफ्त तरीके से भाग ले सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। आपके सामने टॉपिक रहेगा, आप उस टॉपिक को देखें और उस टॉपिक को सिंपल जो है एक A4 शीट ले लें और इस A4 शीट पर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। और लिखने के बाद मिनिमम कम से कम 350 वर्ड में लिखें और लिखकर अपनी आइडिया, अपने व्यूज़ हमारे संस्था को आप व्हाट्सएप करिए, आप हमें भेजिए। हम आपके निबंध को सेलेक्ट करेंगे। अगर जिनके भी निबंध अच्छे होंगे, जीतने वाले लोगों को जो है हम एक उपहार देंगे, साथ में सर्टिफिकेट भी देंगे, कैश प्राइज़ भी देंगे। तो इस मौका को आप आज देखिए, इस मौका में आप पार्टिसिपेट लीजिए। ये ज्ञान जो है, आप कोरोना में कब से घर पर बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है बोर हो रहे होंगे, तो उनके लिए सबसे अच्छा सुनहरा मौका है कि वो कुछ करें, घर में बैठकर जो है एक निबंध लिखकर जो है एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप जो है इस निबंध में जो है 20 जून तक लास्ट डेट है। आप जो है इतने दिनों तक जो है हमें आप अपना निबंध लिखकर भेजें किसी भी एक भाषा में। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आपको निबंध भेजना है, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, 7703946673। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपना निबंध भेजें और आशा करेंगे कि आप जो है इस चीज़ को शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है निबंध की इस
प्रतियोगिता में भाग ले सकें और अपनी ज्ञान और अपनी जो है इच्छा को जो है जाहिर कर सकें देश के सामने। और जितने भी लोग होंगे जो अच्छे लेखक होंगे उनके लेख को जो है हम अपने न्यूज़ लेटर, अपनी मैगज़ीन, अपने संस्था के मैगज़ीन और न्यूज़ लेटर में जो है प्रिंट करेंगे, ब्लॉग भी लिखेंगे और वेबसाइट पर भी पब्लिश करेंगे। तो घर पे बैठे हैं, कुछ कीजिए, चलिए आगे बढ़िए और लिखिए, निबंध लिखिए, अच्छे से लिखिए और भेजिए। जय हिंद, जय भारत।